मैंने अपने मालिक से छुट्टी की अपील करते हुए कहा, साहब बस 1 हफ्ते की ही तो बात है, आप मुझे मेरे गांव जाने की परमिशन दे दें। मेरी पत्नी की डिलीवरी इसी हफ्ते होने वाली है। मैं चाहता हूँ कि इस मुश्किल घड़ी में मैं अपनी पत्नी के साथ रहूँ। मेरा मालिक किसी गम का शिकार हो गया था। कहने लगा, तुम्हारे जाने से मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। ये बताओ मैं तुम्हें कैसे जाने दूँ। मैं बहुत परेशान हुआ और बोला, मालिक कैसा नुकसान, मैं तो एक मामूली सा ड्राइवर हूँ। मालिक बोले, मेरे पास एक बहुत बड़ा राज है। अगर तुम्हें मालूम हो जाएगा तो तुम्हें यकीन हो जाएगा कि तुम कितने खास हो। मैं बोला, मुझे भी बताएं, ऐसी क्या बात है। मालिक ने कहा, बच्चे की डिलीवरी से फ्री हो जाओ। जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हें कुछ ज़रूरी बातें बताऊंगा। आज से पहले मालिक ने कभी मेरे साथ इस तरह से कोई बात नहीं की थी, इसलिए मेरे मन में मालिक की बातें जानने की चाहत बढ़ गई थी। मैं बोला, मालिक इस तरह तो मुझे चैन नहीं आएगा। मैं अपने गांव तो चला जाऊंगा, मगर मैं आपकी बातें सोच सोच कर परेशान हो जाऊंगा। आप मुझे जाने से पहले सारी बात बता दो। मालिक बोले, रोहन तुम्हें खुद कुछ बातों की जांच पड़ताल करनी है, फिर सब कुछ तुम्हारे सामने आ जाएगा। तुम मुझसे वादा करो कि तुम बहुत जल्दी लौट आओगे। मैंने मालिक से वादा किया और अपने कमरे में आकर अपना सामान पैक करने लगा। अभी तक मेरा दिमाग मालिक की बातों में उलझा हुआ था। न जाने वह मुझसे क्या कहना चाहते थे। मैंने अपने दिमाग पर बहुत जोर दिया, फिर भी मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मैं एक मामूली सा ड्राइवर था। उसके अलावा मालिक की ज़िंदगी में मेरा कोई भी ऐसा रोल नहीं था। मैंने बहुत सोचा और बोला कि मुझे इन बड़े लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मुझे तो फ़िलहाल अपने होने वाले बच्चे और अपनी पत्नी पर ध्यान देना चाहिए। मालिक ने मुझे मेरे पूरे महीने की सैलरी दे दी। मुझे पहले ही मालूम हो चुका था कि मेरे यहाँ लक्ष्मी आने वाली है, इसलिए मैं मार्केट से जाते वक्त अपनी बेटी के लिए लाल रंग का नया ड्रेस भी ले गया था। अब मैं जल्दी से जल्दी अपने गांव जाना चाहता था। मैं शाम की बस से सुबह तक अपने गांव पहुंच चुका था। मेरी पत्नी मुझे देखकर बहुत खुश हुई। वह कहने लगी कि मैं आपका बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। मैं मुस्कुराया और बोला, मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। मेरे माँ बाप भी बच्चे की आने की खुशी में बहुत खुश थे। मैंने बच्ची की शॉपिंग अपनी पत्नी को दिखाई तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैंने तो अपनी बेटी का नाम भी सोच रखा था। अंजलि नाम मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरी छुट्टी का तीसरा दिन था, तब मेरी पत्नी की हालत ख़राब हो गई। उसे हॉस्पिटल लेकर गए। मेरी पत्नी ने एक सुंदर सी बच्ची को जन्म दिया। ये दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। मैं तो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। सब खुश थे। कुछ दिन तक तो मैं अपनी बेटी में ऐसा खोया हुआ था कि मुझे कोई होश ही नहीं था। फिर मेरे दिमाग में मेरे मालिक की बातें घूमने लगी। मैंने सोचा कि मैं जिस काम के लिए आया था वह तो पूरा हो गया है, क्यों ना अब मैं वापस चला जाऊं। हो सकता है मालिक को मेरे साथ कोई बहुत ज़रूरी बात करनी हो। बस ये सोचकर मैंने वापसी का विचार कर लिया। मेरी पत्नी मेरे जल्द वापस जाने पर बहुत गुस्सा हो गई, मगर फिर मैंने उसको समझाया, तुम उदास मत हो, मैं ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, बहुत जल्द वापस आ जाऊँगा। मैं क्या कर सकता था, मेरी भी मजबूरी थी, मुझे वापस तो जाना ही था। मैं मालिक के घर पहुँचा तो मुझे उदास माहौल महसूस हुआ। मेरा दिल बहुत घबरा गया था। मैंने सोचा कि शायद मैं अपनी बेटी को छोड़कर आया हूँ, इसलिए मेरा दिल उदास है। मैं घर के अंदर गया तो चौकीदार कहने लगा, रोहन यार तू अच्छा है, इस घर के मालिक की मृत्यु हो गई और तू वापस ही नहीं लौटा। तू न जाने किस दुनिया में खो गया था। मैंने बड़ी परेशानी से चौकीदार की तरफ देखा, क्योंकि मुझे इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। न जाने चौकीदार ऐसा क्यों कह रहा था। मैं बोला, तुम अपने होशो हवास में तो हो, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। चौकीदार कहने लगा, अब तुम मत कहना कि तुम्हें इस बारे में कुछ मालूम नहीं है। मालिक की मौत पर हमारी आंखें आंसुओं से भीग गई थी। मालिक बहुत अच्छे इंसान थे। मालिक अपने नौकरों का कितना ख्याल रखते थे। सच कहूँ तो उनका चेहरा सामने से हटता ही नहीं। मैंने पूछा, कब हुई है मृत्यु। मालिक का चौकीदार कहने लगा, तुम्हारे जाने के 2 दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो गई।
जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी वह बहुत परेशान से लग रहे थे। सारा दिन यहाँ वहाँ टहलते रहे, फिर मेरे पास आए और कहने लगे कि रोहन की कोई खबर है। मैंने नामे सिर हिला दिया तो कहने लगे, अच्छा मैं उससे फ़ोन करके पूछता हूँ, वह कहाँ रह गया, अभी तक लौटकर क्यों नहीं आया। मैं बोला, मालिक उसे गए हुए अभी 2 ही दिन तो हुए हैं। मालिक ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और तुम्हें फ़ोन करने लगे, मगर तुमने फ़ोन नहीं उठाया तो वह थोड़े परेशान हो गए थे। मैं चौकीदार की बातें सुनकर हैरान रह गया। आखिर अचानक मालिक की ज़िंदगी में मेरी इतनी ज़रूरत पड़ गई और मेरे वापस आने के लिए वह बेचैन क्यों हो गए थे। मैंने चौकीदार से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि मालिक मुझसे क्या कहना चाहते थे। जगन मुस्कुराया और बोला, तुम्हें तो पता है रोहन, हम नौकर लोग कहाँ बड़े लोगों की बातों में दखल अंदाजी करते हैं। मालिक की मृत्यु के बाद मुझे भी ख्याल आया था कि काश मैं उस दिन मालिक से पूछ ही लेता कि आखिर वह मुझसे क्या कहना चाहते थे। हम दोनों अभी गेट पर खड़े होकर बातें ही कर रहे थे कि नौकरानी आ गई और कहने लगी, रोहन तुम्हें मालकिन बुला रही है। मैंने सिर हिला दिया और नौकरानी के पीछे चल दिया। मालकिन ने खुद को अच्छी तरह से छुपा रखा था। मुझे देखकर कहने लगी, रोहन तुम अपने मालिक की अर्थी पर भी नहीं आए। मैं बोला, मालकिन मुझे उनकी मौत की बिल्कुल भी खबर नहीं थी। अभी मुझे गेट पर ही चौकीदार ने बताया तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। उस वक्त मैं यहाँ पर नहीं था। मालकिन कहने लगी, तुम्हारे यहाँ बच्चे की पैदाइश हो गई है। मैं बोला, जी मालकिन, भगवान की कृपा से लक्ष्मी आई है। वह कहने लगी, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। अगर तुम्हें 1 हफ्ते की छुट्टी और चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। मैं मालकिन की बातें सुनकर हैरान हुआ था, क्योंकि उनके घर में मेरी ड्यूटी सिर्फ इतनी थी कि मैं मालिक को घर से ऑफिस और ऑफिस से घर छोड़ दिया करता था। अब मालिक नहीं रहे तो इसका मतलब था कि मेरी जॉब भी ख़त्म हो चुकी थी। मैं बोला, मालकिन मेरा अब यहाँ कोई काम नहीं रहा। मैं वापस अपने गांव चला जाऊंगा और वहीं पर कोई काम ढूंढ लूँगा। मालकिन जल्दी से बोली, तुम ये क्या कह रहे हो रोहन? क्या तुम मालिक की मृत्यु के बाद इस घर को छोड़कर चले जाओगे? क्या तुम्हारा काम बस उन तक ही था? अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम काम छोड़कर मत जाओ। मुझे मालकिन पर तरस आ गया, इसलिए मैंने इरादा किया कि जब तक मालकिन को मेरी ज़रूरत है मैं तब तक यहाँ रहूँगा। इसलिए मैंने हाँ में सिर हिला दिया और बाहर निकल गया। हम सब नौकरों को रहने के लिए छत भी दी गई थी। मैं अपने कमरे में आकर बैठ गया। मेरा दिल हर चीज़ से उखड़ गया था, क्योंकि मैं मालिक के साथ पिछले 8 साल से काम कर रहा था। मालिक ने हमें सैलरी देने में कभी कोई तंगी नहीं की थी। वह हमेशा लोगों का बहुत ख्याल रखते थे। वह हर रोज़ मुझसे बस इतना कहते थे, रोहन गाड़ी निकालो, रोहन गाड़ी रोको, रोहन गाड़ी स्टार्ट करो। बस हमारा इतना सा ही रिश्ता था। अब मुझे मालिक की कई बातें याद आ रही थीं, जो उन्होंने अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले की थी। न जाने वह मुझसे किस राज के बारे में बात कर रहे थे। अब मैं इसके बारे में किसी से कुछ भी नहीं पूछ सकता था और ना ही कोई जवाब मेरे हाथ में था। रात हुई तो नौकरानी मेरा खाना लेकर मेरे कमरे में आ गई। वह मुझे देखकर बोली, रोहन मालिक तुम्हें बहुत याद कर रहे थे। मैं उसकी बात सुनकर चौकन्ना हो गया। मैंने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? तो वह बोली, मरने से 1 दिन पहले वह मुझसे कह रहे थे कि रोहन कब तक वापस आएगा। मैं बोली कि मुझे उसके बारे में नहीं पता। तो फिर वह कहने लगे, तुम्हारे ख्याल में रोहन कैसा आदमी है? मैं बोली कि वह अच्छा है। मैंने आज तक उससे किसी तरह की कोई बुराई नहीं देखी है। वह अपने आप से काम रखता है, किसी से गलत बात नहीं करता। मेरी बात सुनकर मालिक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। वह मेरे कमरे से बाहर जाने लगी तो मैंने कहा, क्या तुम कुछ और भी जानती हो? वह मेरे बारे में क्यों पूछ रहे थे? उसने ना में सिर हिला दिया और खाना रखकर चली गई। मैं खाना खाकर अपने बिस्तर पर लेट गया। बहुत जल्द मैं गहरी नींद में डूब गया। ना जाने रात का कौन सा पहर था जब मालिक मेरे सपने में आए और वह कहने लगे, रोहन जल्दी से उठो, मेरे कमरे में जाओ, वहाँ एक चीज़ तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। मैं हड़बड़ाकर उठ गया। मेरा पूरा बदन पसीने से भीग गया था।
मालिक का मेरे सपने में आना मुझे हैरान कर रहा था। मैंने जल्दी से 2 गिलास पानी पिया और उठकर कमरे में टहलने लगा और सोचने लगा कि मेरे सपने में मालिक क्यों आए थे। उन्होंने मुझे अपने कमरे में जाने का इशारा क्यों किया था। शायद उनके कमरे में कुछ ऐसा था जिससे मेरी सारी परेशानी दूर हो जाती, मगर मैं मजबूर था। मालिक के कमरे में नहीं जा सकता था क्योंकि वहाँ पर मालकिन थी और मालकिन मालिक के गम में अपने कमरे में बैठी थी और मैं बड़ी बेचैनी से अपने सपने के बारे में सोचता रहा। मैंने जल्दी से अपनी पत्नी का नंबर मिलाया और उससे बातें करने लगा। वह मेरी आवाज़ सुनकर ही फूट फूट कर रोने लगी। वह बोली, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? हमारी बेटी रात रात भर रोती रहती है, मुझसे नहीं संभाली जाती। आप ही आकर अपनी बेटी को संभाल लो। मैं बोला, क्या हो गया आरती? तुम इतनी कमज़ोर दिल की मालिक तो नहीं थी। तुम बहुत हिम्मत वाली हो। मुझे पूरी उम्मीद है ये कठिन वक्त भी बीत जाएगा। मैंने उसे अपने मालिक की मौत के बारे में बताया तो वह बहुत उदास हो गई और कहने लगी, रोहन, उनकी अचानक मृत्यु कैसे हो गई? मैं बोला, मुझे इस बारे में तो कुछ भी खबर नहीं है, मगर जब मैं छुट्टी लेकर घर वापस आने लगा था तब मालिक ने मुझसे कहा था कि वह मेरे साथ कोई ज़रूरी बात करना चाहते हैं। मुझे इस बात का भी बहुत अफसोस है आरती। जिंदगी ने उन्हें इतनी सी भी मोहलत नहीं दी कि वह अपने दिल की बात मेरे साथ कर सकते। मैंने उसे अपने सपने के बारे में भी बताया तो वह चौंक गई। आरती कहने लगी, रोहन, मुर्दे यूं ही किसी के सपने में नहीं आया करते। शायद वह आपसे कुछ कहना चाहते थे। जब आप नींद से जागे तो आपको जल्दी से अपने मालिक के कमरे में जाना चाहिए था। मैं बोला, आरती, तुम कैसी बातें कर रही हो? रात का वक्त था, तब मालकिन अपने कमरे में थी। मैं जवान हूँ और नौकर भी हूँ, तो ऐसे में मालकिन के कमरे में जाना अच्छा नहीं है। आप अपने सपने के बारे में अपनी मालकिन को बता दो, शायद आपकी कोई मदद कर सके। मैं बोला, हाँ, ऐसा ही कुछ करना होगा। फिर मैं अपनी बेटी के बारे में पूछने लगा था। इतनी देर में नौकरानी मेरे पास आई और बोली, मेम साहब का हुक्म है कि गाड़ी निकालो। मैंने हाँ में सिर हिला दिया और जल्दी फ़ोन बंद करके अपने कमरे से बाहर आ गया। मैंने गाड़ी स्टार्ट की तो मालकिन आकर बैठ गई और कहने लगी, मुझे ऑफिस की तरफ ले चलो। मैंने गाड़ी ऑफिस के रास्ते पर मोड़ ली तो मालकिन कहने लगी, तुम कितने पढ़े लिखे हो? ये एक ऐसा सवाल था जो आज तक मालिक ने भी मुझसे नहीं पूछा था। मैं बोला, मालकिन, मैं 10वीं पास हूँ। मालकिन ने कहा कि मालिक मरने से पहले अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे। वह कह रहे थे कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम रोहन पर भरोसा कर लेना। वह एक अच्छा और शरीफ लड़का है। उसकी पढ़ाई लिखाई कम है, मगर ऑफिस के मामले में तुम उससे मदद ले लेना। तुम्हें परेशानी नहीं होने देगा। रोहन, अगर मैं सच कहूँ तो मुझे इस बिजनेस वगैरह की समझ नहीं है। तुम बताओ, मैं ये सब कैसे करूँ? मेरे तो कोई आगे पीछे भी नहीं है। अब तुम्हें ही अपने मालिक की बात पर अमल करना होगा और मेरी मदद करनी होगी। मैं बोला, मैं गांव का रहने वाला हूँ, मैं पढ़ा लिखा भी कम हूँ और बिजनेस वगैरह के बारे में भी ज़ीरो हूँ। मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? मालकिन बोली, देखो, ये तुम्हारे मालिक की वसीयत है। तुम्हारा काम बस इतना होगा कि तुम अपने मालिक की कुर्सी पर जाकर बैठ जाओ। हर काम पर नज़र रखो। बाकी के बिजनेस के मामले में तो मैनेजर ही देख लेगा। तुम सोच भी नहीं सकते कि मालिक की कुर्सी पर बैठने से तुम्हारी तनख्वाह लाखों में हो जाएगी। मैं तो मालकिन की बात सुनकर खुश हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी लॉटरी लग गई हो। मेरी बेटी अंजलि मेरे लिए बहुत खुशकिस्मत साबित हुई थी। मालकिन मुझसे इस तरह उम्मीद लगा रही थी कि मैं उन्हें मना नहीं कर पाया। मेरे साथ ऑफिस गई थी और आज उन्होंने सबको समझा दिया कि आज से रोहन इस ऑफिस का बॉस है। मालकिन की बात सुनकर सारे वर्कर मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहे थे, लेकिन आज खड़े खड़े ही मेरी किस्मत बदल गई थी। मैं एक मामूली ड्राइवर से एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बन गया था। मैंने माना कि मैं वहाँ सिर्फ उनकी देखभाल के लिए था, मगर फिर भी सारे वर्कर मेरे सामने झुकते चले जा रहे थे। मैं अब हर रोज़ ऑफिस आने लगा। मेरे किए गए फैसले पर ही सारे वर्कर काम करते और मेरे आगे पीछे फिरते थे।
मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे दिन इस तरह से बदल जाएंगे। मैंने जल्दी अपनी तरक्की के बारे में अपनी पत्नी को बताया तो वह खुशी से फूली नहीं समा रही थी। वह बहुत खुश थी और मुझसे ज़िद करने लगी कि अब तो आपकी तनख्वाह भी ज़्यादा हो गई है, मुझे अपने पास बुला लो। मैंने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं बहुत जल्दी ही तुम्हें अपने पास बुला लूँगा, मगर अभी मैं एक बहुत बड़ी परेशानी में हूँ। जब मेरी परेशानी ख़त्म हो जाएगी तो मैं तुम्हें यहाँ बुला लूँगा। मेरी पत्नी बोली, रोहन, ऐसी भी क्या बात है, आपने तो मुझे फ़िक्र में डाल दिया। मैं बोला, घबराने की ज़रूरत नहीं है, यूं ही ऑफिस का काम है, काम एक बार हल हो जाएगा तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। मैंने आरती को तो झूठ बोल दिया था, मगर खुद को तसल्ली देने में नाकामयाब रहा था। मेरी सबसे बड़ी समस्या मेरा सपना था। मुझे हर रात सपने में मालिक नज़र आते थे। वह मुझे कहते थे कि मेरे कमरे में जा, मगर मैं कैसे जा सकता था। ये तो बहुत गिरी हुई बात थी कि मैं अपनी विधवा मालकिन के कमरे में आधी रात को छापा मारने चला जाता। फिर मुझे इस बात का भी डर था कि कहीं मालकिन मुझसे गुस्सा ना हो जाए, मुझसे मेरी हैसियत न छीन ले। इस तरह तो मेरी लाखों की तनख्वाह भी खतरे में पड़ सकती थी। इसलिए मैं हर रात अपने इस सपने को नज़रअंदाज करता रहा। मुझे मालकिन का ऑफिस ज्वाइन किए हुए पूरा 1 महीना हो गया था और अब तो मेरी तनख्वाह भी मेरे हाथ पर आ गई थी। एक दिन मैं ऑफिस में बैठा हुआ था कि मालकिन का फ़ोन आ गया। वह कहने लगी, रोहन, जल्दी से घर आ जाओ, मुझे तुम्हें एक चीज़ दिखानी है। मैं परेशान हो गया कि आखिर ऐसी भी क्या बात है जो मालकिन ने इतनी इमरजेंसी में घर पर बुलाया है। मैं जल्दी से घर पहुंचा तो मालकिन आंगन में ही बैठी हुई थी और वह फूट फूट कर रो रही थी। मेरी घबराहट बढ़ती जा रही थी। मालकिन, क्या हो गया, आप इस तरह क्यों रो रही हैं? मालकिन ने मेरे सामने एक कागज़ रख दिया। वह कहने लगी, आज मैं अपने कमरे की सफाई करवा रही थी तो मुझे वहाँ से ये खत मिला है। ये तुम्हारे नाम ही है, रोहन, ये मेरे पति ने लिखा है। मैंने थरथर कांपते हुए हाथों से वह खत पकड़ लिया। वह कहने लगी, रोहन, इसको पढ़ो और मुझे भी बताओ, मेरा पति तुमसे ऐसा भी क्या कहना चाहता था जो उन्होंने खत का सहारा लिया। मैंने जल्दी से खत लिया और पढ़ा तो मैं दंग रह गया। इसमें मालिक ने लिखा था कि रोहन, मैं जानता हूँ कि तुम एक शादीशुदा आदमी हो और तुम्हारी पत्नी को बहुत जल्दी बच्चा होने वाला है, मगर मैं फिर भी तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। रोहन, तुम एक अच्छे इंसान हो। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत छानबीन करवाई तो तुमसे किसी तरह की कोई बुराई नहीं निकली। रोहन, तुम्हें पता नहीं है कि मुझे डॉक्टर ने बताया है कि मुझे एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। मैं बहुत जल्दी इस दुनिया से चला जाऊंगा। मेरी पत्नी मेरे पीछे इस दुनिया में अकेली रह जाएगी और मेरी पत्नी का इस दुनिया में मेरे सिवा कोई नहीं है। ऐसे में मेरी तुमसे एक फरियाद है कि तुम मेरी पत्नी को अकेला मत छोड़ना। तुम मुझसे शादी कर लेना, तुम उसका सहारा बन जाओ। मैं किसी और आदमी पर भरोसा नहीं कर सकता। वह बहुत मासूम है, लोगों के हाथों बहुत जल्दी धोखा खा लेती है, मगर भगवान तुम पर अपनी कृपा बनाए रखे। वह खत पढ़कर मैं दंग रह गया था। समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मालकिन मेरी तरफ इंतज़ार की निगाहों से देख रही थी। वह बोली, रोहन, क्या लिखा है खत में, मुझे बताओ। मैं बहुत बेचैन हूँ। अगर मैं मालकिन को अपने मुंह से ये सब बताता तो शायद मुझ पर विश्वास नहीं करती। इसलिए मैंने खत उनकी तरफ बढ़ा दिया और वहाँ से चला गया। बाहर आकर मैं सोचने लगा कि शायद मालिक मुझसे यही कहना चाहते थे। शायद वह मेरे सपने में भी इसलिए आया करते थे। क्या मुझे अपने मालिक की वसीयत को मानना चाहिए या नहीं? मैं अपनी पत्नी को कैसे धोखा दे सकता था? लेकिन अगर मैं ये शादी कर लेता तो मेरी पत्नी और बेटी की ज़िंदगी बन जाती। मैंने सोचा कि मैं देखता हूँ मालकिन इसके बारे में क्या कहती हैं। मैं उनके जवाब को सुनकर ही कोई फ़ैसला करूँगा। रात हुई तो नौकरानी मेरे पास आई और बोली, मालकिन ने बुलाया है। मैं वहाँ गया तो मालकिन ने पूछा कि तुमने अपने मालिक की वसीयत के बारे में क्या सोचा है। मैं नज़रें झुकाकर खड़ा था। मैं बोला कि मैं आपके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सोच सकता। तब मालकिन बोली,
रोहन, मैं भी किसी दूसरे आदमी को अपनी ज़िंदगी में नहीं ला सकती। मैंने अपने पति से बहुत मोहब्बत की थी, मगर अब मैं मजबूर हो चुकी हूँ। तुम बताओ मैं क्या करूँ? मैं मर जाऊँगी, मगर अपने पति की वसीयत को हर हाल में पूरा करूँगी। मैं इस रिश्ते के लिए राज़ी हूँ। तुम मुझे बताओ कि तुम राज़ी हो कि नहीं। मैं मालकिन की तरफ देखने लगा। आज उसने अपना चेहरा मुझसे नहीं छुपाया था। वह बहुत ही हसीन औरत थी, उम्र भी मेरी जितनी होगी। मैं सोचकर बताऊंगा। मैं इतना कहकर अपने कमरे में वापस आ गया। मालिक का खत मेरे पास आ चुका था। सारा सच मेरे सामने था। वह मेरे सपने में नहीं आएंगे, ये मेरी बिल्कुल खाली बातें थी। रात के पहर फिर से मालिक मेरे सपने में आए और कहने लगे, जल्दी से मेरे कमरे में जाओ। मैं जल्दी से अपनी नींद से जाग गया। सोचा कि अब खत मुझे मिल गया है, अब कमरे में जाने की क्या ज़रूरत है। जवाब पाने के लिए हिम्मत कर बैठा था। मैं अचानक उठा और मालिक के कमरे में बिना नॉक किए घुस गया। सामने का मंजर देखकर तो मेरे कदमों से ज़मीन ही निकल गई। मालकिन की नज़र मुझ पर पड़ी तो वे थरथर कांपने लगी। जल्दी से उठकर खड़ी हो गई और भागते हुए मेरे पास आई और मेरा हाथ थामकर बोली, रोहन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इस राज को राज ही रहने दो। हम दोनों शादी कर लेंगे। सारी जायदाद मैं तुम्हारे नाम कर दूंगी। तुमने बस आज जो यहाँ देखा है, समझो कभी नहीं देखा था। मैंने कहा कि ये सब क्या है? मुझे सब कुछ जानना है। मालकिन बहुत ही डरी हुई थी। फिर कहने लगी, मैं करोड़पति बाप की औलाद थी। उन्होंने मेरी शादी अपने ऑफिस के एक वर्कर से कर दी। सारा रुपया पैसा तुम्हारे मालिक का नहीं है। मुझे भी उस इंसान से मोहब्बत हो गई थी, इसलिए शादी कर ली और हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। रोहित एक अच्छा पति साबित हुआ था। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, मगर फिर रोहित ने तुम्हें अपने ड्राइवर की नौकरी पर रख लिया। मैंने तुम्हें देखा तो मैं तुम्हें पसंद करने लगी थी। मैंने बहुत साल खुद पर काबू किया, मगर अब मैं तुमसे ज़्यादा दूर नहीं रह सकती थी। इसलिए मैंने रोहित को रास्ते से हटाने का फ़ैसला किया, मगर उसे न जाने इस बारे में कैसे पता चल गया था। मैं तुमसे बात करना चाहता था और तुम्हें नौकरी से निकाल देना चाहता था। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने तुम्हारे जाने के बाद रोहित के खाने में ऐसी दवा मिला दी जिससे उसका जिस्म बेजान होकर रह गया था। मैं जानती हूँ कि पैसे से इस दुनिया में सब कुछ हो सकता है। मैंने कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पैसा देकर अपने साथ मिला लिया था और रोहित की मौत का ढोंग रचाया था। उस वक्त रोहित को मैंने दवाइयों के ज़रिए बेहोश रखा था। सबने उसकी लाश देखी थी, मगर मैंने रोहित को जलाने नहीं दिया था, क्योंकि ऐन मौके पर मुझे मालूम हुआ कि मेरी सारी जायदाद रोहित के नाम पर है। उसने अपनी वसीयत में लिखा है कि उसके मरने के बाद ये सारी जायदाद रोहन को दी जाए। मैं ऐसा कभी नहीं होने देना चाहती थी। मुझे अपनी दौलत भी चाहिए थी। मैं मालकिन की बातें सुनकर बिल्कुल हैरान रह गया। सामने मालिक को देखकर मैं बहुत परेशान हो गया। मालकिन ने मालिक से कहा कि मेरी जायदाद मेरे नाम वापस कर दो, मैं फिर खुद ही वसीयत बदल दूंगी। मालकिन बोली, तुम मुझे ये बताओ, रात को उस वक्त मेरे कमरे में क्या लेने आए थे? मैं बोला, मालकिन, मैं जब से यहाँ वापस आया हूँ, हर रात मालिक मेरे सपने में आते हैं और मुझसे कहते हैं कि मेरे कमरे में आ जाओ। आज इसलिए यहाँ मैं आ गया। मालकिन बोली, तुम्हारा क्या फ़ैसला है? मैं बोला, मालिक को आप मुझे सौंप दें, फिर मैं आपसे शादी कर लूँगा। मैंने सोचा कि मेरा मालिक एक ऐसा आदमी है जिसकी मदद खुद भगवान करना चाहता है, जिसके बारे में मुझे हर रात सपने में इशारा दिया जाता है, तो मैं इसको यूं ही तड़पता नहीं छोड़ सकता। मालकिन ने मालिक को मेरे हवाले कर दिया। मैंने मालिक को अपने पास रखा और कुछ ही दिनों में मालिक अच्छे भले हो गए। मालिक पहले जैसे बिल्कुल ठीक हो गए थे। मालिक ने मेरा बहुत धन्यवाद किया कि तुमने मेरी जान बचा ली। मैं वापस अपने गांव जाने लगा तो मालिक ने मुझे इनाम के तौर पर 10 लाख रुपए दिए, जो मैंने लेने से मना कर दिया, मगर उन्होंने जब ज़बरदस्ती की तो मुझे लेने पड़े। मालिक ने अपनी सारी जायदाद मालकिन के नाम कर दी और उसे डिवोर्स लेकर उनकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए बाहर चले गए। वह अकेली रहती हैं
ऐसी औरत जो गैर आदमी की खातिर अपने पति के साथ ये सब कर सकती है, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। मैं आज भी परेशान होकर ये बातें सोचता हूँ। ना जाने मालिक की ऐसी कौन सी अच्छाइयाँ काम आ गई थी जो भगवान ने उनकी मदद की थी। मैं सोचता हूँ कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। भगवान ऐसे ही लोगों को अपने करिश्मे दिखाते हैं ताकि इंसान समझ जाए कि भगवान हमारे बहुत ही ज़्यादा करीब है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक शेयर और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।